हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 15.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, जो मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 15.1 का। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल नंबर 14.7 रेफ़र करने के लिए बोला गया है चैप्टर 14 का। तो देखिए, वहाँ पर है ना कुछ सिचुएशन इस तरीके की है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक टीचर है, वो क्या करता है, दो सेक्शंस है, सपोज कीजिए ए और बी। इन दोनों सेक्शंस का है ना टेस्ट लेता है। क्या लेता है? टेस्ट लेता है। किस सब्जेक्ट का? मैथमेटिक्स का। और कितने में से लेता है? 100 में से। और वो क्या करना चाहता है? परफॉर्मेंस चेक करना चाहता है मैथ्स के अंदर दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स की। और दोनों के दोनों जो सेक्शंस है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इनमें टोटल जो स्टूडेंट्स है ना, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो है 90। तो आपको इतनी चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि वहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में ये सब चीज़ें दी हुई है। तो देखिए, एक चीज़ क्लियर है कि दोनों सेक्शन में स्टूडेंट कितने हैं? 90। टेस्ट कौन ले रहा है? टीचर। और सब्जेक्ट कौन सा है, यानी कि किस सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जा रहा है? मैथ्स का। कितने में से? 100 में से। बस यही चीज़ वहाँ दी हुई है। अब जो मार्क्स आए हैं ना स्टूडेंट्स के, उसको है ना टीचर ने ना ग्रुपिंग करके लिख दिया है। और ग्रुपिंग किस तरीके से की है? 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड अप टू सो ऑन 60 to 70, 70 से अबव। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो गौर करने वाली है ना, दो तीन चीज़ें हैं। अगर किसी बच्चे ने ना स्टैट्स चैप्टर नहीं पढ़ा और अगर हमारी वीडियो देख रहा है, तो मैं श्योर करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने स्टैट्स चैप्टर नहीं किया तो भी देखिए, जब भी ये देखिए जो ग्रुपिंग होती है ना, की जाती है 0 to 20, 20 to 30, इसमें मैं आपको देखो दो तीन अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ। इंडिविजुअल एंट्री को बोला जाता है क्लास इंटरवल। क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल। देखिए, अगर मैं बात करूँ 0 to 20 की, तो ये क्या होगी? एक क्लास इंटरवल। दो तीन बेसिक चीजें जान लो। जो यहां पर जो पहले लिखा जाता है ना, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। और जो बाद में लिखा जाता है, इसको बोला जाता है अपर लिमिट। इसको बोला जाता है अपर लिमिट। देखिए, जब भी ग्रुपिंग इस तरीके की हो कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, तो उस तरीके की क्लास इंटरवल्स को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। देखिए, आप देख रहे होगे 0 to 20, फिर यहां पे 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 to 30, फिर अगली 30 से शुरू हो रही है। तो यानी कि इसकी जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसकी दोनों की सेम है। ऐसे ही ये 40 है, 40 के बाद यहाँ पे 40 से ही शुरू हो रही है, फिर उसके बाद 40 to 50, 50 to 60 है। अब है ना, बच्चों के माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि अगर मुझे पता लगाना हो कि भैया, सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए हैं, तो उसको हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे या फिर यहां रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चों, मेरी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखना, जो मैं आपको बोलने वाला हूं। 20 है ना, जहां पर भी लोअर लिमिट होगा ना, जिस भी क्लास इंटरवल में 20 लोअर लिमिट होगा, एक्चुअली 20 वहां शो किया जाएगा। 20 जो मार्क्स आएंगे उसको वहां पर शो किया जाएगा। देखिए, 20 है ना, लोअर लिमिट कहां पर बना रहा है? इसके अंदर ना। तो जब भी किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स आएंगे तो उसको यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे ही सपोज कीजिए, अगर किसी स्टूडेंट के 40 मार्क्स आए तो उसको यहां रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर यहां?
यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि 40 यहाँ पर लोअर लिमिट बना रहा है, 40 यहाँ पर लोअर लिमिट में लिखा हुआ है। तो एक छोटी सी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, तो मैंने सोचा कि आपको वो क्लियर कर दी जाए। अगर किसी बच्चे ने स्टैट्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी वो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकता है। बच्चों अब हम जो हमारे पास ये टेबल दी हुई है ना, इसको एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से कि एक्चुअली इसका मतलब है क्या। देखिए ये है मार्क्स और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जिन स्टूडेंट के मार्क्स 0 to 20 है वो है 7 स्टूडेंट्स। ऐसे ही जिनके 20 to 30 मार्क्स है, यानी कि 20 और 30 के बीच में है, ऐसे हैं 10 स्टूडेंट्स। जिनके 30 to 40 के बीच में मार्क्स है, ऐसे हैं 10 स्टूडेंट्स एंड अप टू सो ऑन। टोटल मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 90। तो अब इस क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। देखिए हो क्या रहा है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 90। हम क्या कर रहे हैं, 90 में से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है ना, वो ये पूछा जा रहा है कि भैया क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आपने जो स्टूडेंट चूज किया है ना, इसके लेस देन 20% मार्क्स है। क्या है, लेस देन 20% मार्क्स है किसमें, मैथ्स में। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसके चांसेस बताने हैं कि कितने चांसेस है जो ये स्टूडेंट हमने चूज किया है 90 में से, इसके 20% से कम मार्क्स है। देखो बच्चों यहां पर है ना, मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट जो कंडक्ट किया जा रहा है ना, वो 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जा रहा है। और जब भी कोई टेस्ट या फिर कोई एग्जाम अगर 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है, यानी कि जहां पर मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, तो उस केस में जो परसेंटेज होती है ना, हमेशा जो परसेंटेज निकलती है आउट ऑफ 100, वो हमेशा नंबर ऑफ मार्क्स के इक्वल ही होती है। क्या होती है, नंबर ऑफ मार्क्स के इक्वल। सपोज कीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के 100 में से सपोज कीजिए 17 मार्क्स है, तो परसेंटेज कैसे आप निकालोगे, 17 आउट ऑफ 100 इंटू 100 कर दोगे, 100 से 100 कैंसिल, तो 17% आ गया ना। तो जितने मार्क्स और वही हो जाती है आपकी परसेंटेज। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने होने चाहिए, 20% से कम ना। अब आप इस चीज को देखो, यहां पर मैंने आपको कहा था कि 20 देखो यहां पर इंक्लूड होगा, क्योंकि 20 यहां पर क्या है, लोअर लिमिट है। तो मार्क्स होने चाहिए 20 से कम ना। तो देखो अगर आप इनको ऐड करोगे तो यहां पर तो मार्क्स 20 या 20 से ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ही क्लास इंटरवल बचती है, वो बचती है ये। और इस क्लास इंटरवल के अंदर जो मार्क्स है ना, देखिए क्या हो सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं आपको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, 0 to 20। तो इसमें क्या क्या मार्क्स हो सकते हैं, देखिए 0 हो सकता है, 0 से आगे 1 2 अप टू सो ऑन 19 तक मार्क्स हो सकते हैं। 20 नहीं होगा, 20 यहां पर ऐड नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि 20 है नेक्स्ट क्लास इंटरवल में आ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 1 2 3 अप टू 19 तक होंगे, वो स्टूडेंट्स यहां इंक्लूड किए जाएंगे। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 या 0 से ज्यादा बट लेस देन 20 है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 ना। तो अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि आप लिखो P, उसके बाद जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। किसकी करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथ्स। अब देखो बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कितने हैं, 90। तो देखो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 90। अब बात करते हैं
जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20% से कम है। मैंने अभी आपको बताया ना कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20% से कम है, यानी कि 20 से कम है मार्क्स। कितने हैं यहां पे दिया हुआ ना 7, तो कितने स्टूडेंट्स आ गए 7। मैंने आपको यही तो कहा था ना कि आप क्या करो, ये जो आपने ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखी है इसकी आप फ्रीक्वेंसी देखो ना कि क्या होगी, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स 20% से कम होंगे। तो 20% से कम मतलब कि जिनके मार्क्स 20 से कम होंगे। तो देखो 20 से कम तो यहीं पर ही होंगे ना, कितने ऐसे स्टूडेंट 7, क्योंकि यहाँ पे तो देखो 20 या 20 से ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो हम ये सारी की सारी क्लास इंटरवल को हटा देंगे, सिर्फ यही बचेगी हमारे पास, और इस क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7। तो इसीलिए हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी या फिर आप कह लीजिए डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 7, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 90। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। कहने का मतलब है कि 90 स्टूडेंट्स में से क्या किया है, एक स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे ना वो क्या होंगे 60, या तो 60 या फिर 60 से ज़्यादा, 60 और अबव। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले लगाओ P और ब्रैकेट में उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, यानी कि जो मार्क्स आए ना वो 60 या फिर 60 से ज़्यादा, यानी कि 60 भी आ सकते हैं और 60 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो देखिए वही मैंने किया है। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास क्या है 90, तो 90 लिख दो। अब क्या चाहिए आपको, इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए जो आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, क्यों न्यूमरेटर में तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी ना, जो इवेंट आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। यानी कि आपको देखना है, आपको पता लगाना है कि भैया कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स या तो 60 या फिर 60 से ज़्यादा है। तो ये आपको टेबल के थ्रू पता चलेगा। देखिए यहां पे अगर मैं देखूं 50 to 60, यानी कि यहां पर जो मार्क्स होंगे ना वो लेस देन 60 होंगे। अब यहां से जो मार्क्स होंगे ना 60 या फिर 60 से ज़्यादा आने शुरू होंगे, यानी कि यहां पर 60, 61, 62 अप टू 7। इस क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूं 70 से कम होंगे, और यहां पर क्या होंगे 70 या फिर 70 से ज़्यादा। तो हमें क्या चाहिए 60 या फिर 60 से ज़्यादा चाहिए ना, तो हमारे लिए ये दोनों की दोनों क्लास इंटरवल काम की है। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स कितने होंगे जिनके मार्क्स 60 या फिर 60 से ज़्यादा है, कितने होंगे वे स्टूडेंट 15 + 8, यानी कि ये दोनों की दोनों क्लास इंटरवल हमें कंसिडर करनी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ गए जिनके मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा है, 15 + 8 कितने आ गए 23। तो देखो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कह लो या फिर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कह लो, तो ये आ गई 23। तो यही हो गया बच्चों आपका 23/90 आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 15.1 का ही। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 40 इंजीनियर्स को हमने पिक किया है और फिर ये देखा है कि उनके रेजिडेंस यानी कि घर का और प्लेस ऑफ वर्क यानी कि ऑफिस का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है। तो देखिए कुछ हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट आया है, 40 इंजीनियर्स के ऑफिस और घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से आया है। ये एक्चुअली 40 इंजीनियर्स का डाटा दिया हुआ है आपको कि किसी के ऑफिस और रेजिडेंस का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, किसी का 3 है, किसी का 17 है, किसी का 7 है, किसी का 2 है। इस तरीके से आपको
डिस्टेंस दिया हुआ है ऑफिस और रेजिडेंस के बीच में 40 इंजीनियर्स का। देखिए अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लीव्स, फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। देखिए आपको बताना है, मैं आपको देखो सिचुएशन बताता हूं कैसी है कि ये हमारे पास 40 इंजीनियर्स हैं, इसमें से हमने क्या किया, एक इंजीनियर को सेलेक्ट किया है। अब हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि जो आपने ये जो एक इंजीनियर को सेलेक्ट किया है ना, इसके ऑफिस यानी कि प्लेस ऑफ वर्क कह लीजिए आप, प्लेस ऑफ वर्क और इसके रेजिडेंस का जो डिस्टेंस है ना वो 7 किलोमीटर से तो भैया कम ही हो, लेस देन 7 किलोमीटर, यानी कि ऑफिस और रेजिडेंस का डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम हो। आपको इसके चांसेस, इसकी पॉसिबिलिटी बतानी है। देखिए बच्चों मैंने आपको क्या कहा था कि जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है पहले लगाओ P और उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। वही मैंने किया है कि एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस, ये मैंने देखो लिख दिया है। अब देखिए आपको दो ही चीज़ चाहिए, एक चाहिए टोटल और एक चाहिए डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स मेरे पास कितने हैं, 40। यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 40। अब इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, डिनोमिनेटर में तो बच्चों आ गया 40। न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखिए न्यूमरेटर में क्या आता है, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है ना इसी की आती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको देखना है, आपको पता यानी कि यहां पर है ना जो लिखना है कि कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनका ऑफिस और रेजिडेंस के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 7 किलोमीटर से कम है। तो देखिए वो तो आपको यहां देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं, कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनका ऑफिस और रेजिडेंस के बीच में, यानी कि प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से कम है। देखिए कितने हैं, 1 2 7 से जो भी कम नंबर है ना, जो भी एंट्री 7 से कम है वो हम वो कंसीडर करेंगे। 1 2, अब इधर कोई है नहीं, 7 को कंसीडर नहीं करना, लेस देन 7 है स्ट्रिक्टली, इक्वल टू 7 नहीं है या फिर लेस देन इक्वल्स टू 7 बिल्कुल भी नहीं बोला गया, स्ट्रिक्टली बोला गया लेस देन 7। तो 7 से छोटे नंबर्स आपको यहां पर कंसीडर करने हैं। यहां पे हो गया ये 2, यहां पर हो गया 3, यहां पर हो गया 5, नेक्स्ट हो गया ये 6, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 6। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं हमारे पास जिनका प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस के बीच में 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है। तो न्यूमरेटर में क्या लिखना है आपको, उन्हीं इंजीनियर्स की काउंटिंग लिखनी थी ना जिनके वर्क प्लेस और रेजिडेंस का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से कम है। तो कितने ऐसे इंजीनियर्स आ गए, 9 आ गए ना, तो इसीलिए लिख दो 9, यानी कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। ये कितने हो गए, 9, यही होगी आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, तो लिख दो 9। तो ये हो गया 9/40 आपका आंसर। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। देखिए हो क्या रहा है, पहले इस चीज को समझते हैं। हमारे पास क्या है, 40 इंजीनियर्स हैं, 40 इंजीनियर्स में से हमने क्या किया है, एक इंजीनियर को पिक कर लिया है। अब आपको देखो बताना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, आपको बताना है कितने चांसेस है, कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने एक इंजीनियर को सिलेक्ट किया है ना
इसके प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि ये प्लेस ऑफ वर्क, सपोज कीजिए इसका प्लेस ऑफ वर्क ये है, और इसके रेजिडेंस, ये हो गया रेजिडेंस। प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस के जो बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से ज़्यादा हो, ये लिखा है ना मोर देन और इक्वल टू, यानी कि 7 किलोमीटर या फिर मोर देन 7 किलोमीटर, मोर देन 7 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है कि कितने चांसेस है, क्या चांसेस है कि जो इंजीनियर है ना वो उसके ना प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस के जो बीच का डिस्टेंस है ना वो 7 या फिर 7 किलोमीटर से ज़्यादा हो। आपको यही बताना है सिंपली। तो देखो अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट किया उसमें देखा कि 9 इंजीनियर्स ऐसे थे जहाँ जिनका जो प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस के जो बीच का जो डिस्टेंस था ना वो 7 किलोमीटर से कम था। तो देखो 40 में से अगर मैं 9 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 31, यानी कि जो 31 है ना जॉब, यानी कि जो बचे हुए इंजीनियर्स हैं इसमें, ये सारे के सारे वो इंजीनियर्स हैं जिनके प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस का जो डिस्टेंस है ना वो 7 किलोमीटर या 7 से ज़्यादा है। आप देख लो कोई भी एंट्री आपको 7 से नीचे नहीं मिलेगी, सब 7 या फिर 7 से ऊपर मिलेगी। देखो कहीं पर भी आप देख लो कोई सी भी एंट्री क्या है 7 या 7 से ऊपर है। तो ये बची हुई कितनी एंट्रीज है, अब 40 में से मैं ये सर्कल वाली अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितनी बचेगी 31। तो 31 एंट्रीज, यानी कि 31 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनका प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 7 किलोमीटर या 7 से ज़्यादा है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 31, यही क्या आ गई आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इसको फेवरेबल ट्रायल्स भी बोल सकते हो। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो। लिख लिया हमने, पी लगाने के बाद स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा टोटल, टोटल इंजीनियर्स कितने 40, और न्यूमरेटर में क्या आएगा ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि उन इंजीनियर्स की काउंटिंग, यानी कि कितने वो इंजीनियर्स हैं जिनके प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना 7 किलोमीटर या 7 से ज़्यादा है। अभी मैंने बताया कितना है 31। तो ये हो गया बच्चों आपके सेकंड पार्ट का आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचता है, उसको भी देख लेते हैं। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो देखिए आपको बताना है कि अगर हम सपोज कीजिए हमारे पास कितने इंजीनियर्स हैं 40 ना, अगर 40 इंजीनियर्स में से किसी एक इंजीनियर को सेलेक्ट किया जा रहा है तो आपको बताना है कि क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इंजीनियर है ना इसके प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस का जो डिस्टेंस है ना वो हाफ किलोमीटर होगा, क्या चांसेस है। तो देखो बच्चों आप यहां पर जो आपको डाटा दिया हुआ है ना उसमें आप अगर देखोगे तो कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं है जिसके प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस का जो डिस्टेंस है ना हाफ किलोमीटर हो। कम से कम जो डिस्टेंस है ना वो है 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर से छोटा तो कुछ है ही नहीं ना, तो हाफ तो बहुत दूर की बात है, 2 किलोमीटर से जस्ट छोटा भी कुछ नहीं है, एक भी नहीं है। तो यहां पर देखिए जिस इवेंट की बात की जा रही है ना वो एक तरीके से क्या हो गया, ये जो है ये हो गया बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट। क्या हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जो पूछा जा रहा है वो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जब भी इम्पॉसिबल इवेंट की बात की जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। देखिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो है इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की होती है 0। बट अगर थोड़ा सा आप अगर इसको सॉल्व भी करना चाहोगे तो 0 कैलकुलेट भी हो जाएगा। देखिए कैसे, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स तो 40 ही रहेंगे क्योंकि 40 इंजीनियर्स का हमारे पास डाटा दिया हुआ है। अब आपको देखना है, देखो
इसको 0 को यहाँ से हटा देते हैं, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 40। न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, जो आप ब्रैकेट के अंदर है ना स्टेटमेंट लिखते हो, उसकी न्यूमरेटर में क्या लिखते हो आप, फ्रीक्वेंसी ना। यानी कि आप देखो कि कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कि जिनके की प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस का जो डिस्टेंस है ना वो है 0.5 किलोमीटर। तो ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं, एक भी नहीं है ना। ये डाटा आपके सामने है, क्या कोई इंजीनियर है जिसके प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस का डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर है, नहीं है। तो यानी कि जो आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी वो क्या आ गई, 0। अगर न्यूमरेटर 0 है तो आंसर क्या होगा, 0। तो बच्चों आज की क्लास में जो मैंने समझाया, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो बचते हैं ना, वो हम जब करेंगे जब हम स्टैट्स का पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है कि पहले आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, वो स्टैट्स का थोड़ा पार्ट है। बट क्लास को आज फिनिश करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो कि जिस्ट है पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी का। देखिए जितने भी आपने क्वेश्चंस किए तो आपने देखा होगा जो प्रोबेबिलिटी है ना किसी भी इवेंट की, क्या थी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में। यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी है ना 0 और 1 से बाहर नहीं जाएगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में तो होगी ही होगी। तो अगर मैं आपको कहूं कि किसी भी इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी अगर पूछूं कि नेगेटिव होगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। 0 भी इंक्लूड हो सकता है और 1 भी इंक्लूड हो सकता है। ये चीज़ मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जिसका भी आंसर आपने किया होगा, जो भी आपने आंसर कैलकुलेट किया होगा, एक बार फिर से देखना गौर से। सबके आंसर्स या तो सबके आंसर्स 0 और 1 के बीच में आए होंगे, या फिर 0 आया होगा, या फिर 1 आया होगा। इससे बाहर नहीं गया होगा आपका आंसर। कभी भी नेगेटिव नहीं आया होगा, कभी 1.25, 1.34 इस तरीके से कुछ नहीं आया होगा, हमेशा यही आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।